प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान के रिसेंट विचारधाराओं में प्राच्यवाद की अवधारणा, जिसको हम ओरिएंटलिज्म भी कह सकते हैं, बहुत ही प्रासंगिक है। यद्यपि यह आपके पूरे फर्स्ट पेपर का आखिरी यूनिट है, लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता दूं, जिससे आप कल की परीक्षा में अपना अच्छे ढंग से कर पाएँ और चीज़ों का रिवीजन करने में आपको आसानी हो। एडवर्ड सईद कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च कार्य के लिए थे और रिसर्च के दौरान उन्होंने पाया कि विचारधाराओं की दृष्टि से पश्चिम ने हमेशा से पूर्व के उपलब्धियों को, पूर्व की विचारधाराओं को, पूर्व की संस्कृति को, पूर्व के व्यक्तियों को, पूर्व के विरासतों को हमेशा नीची नज़र से देखा, हमेशा उसे वो करने की कोशिश की, नीचा दिखाने की कोशिश की। और इसी तरीके से ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ओरिएंटलिज्म जो है ना, वो ऑक्सीडेंट शब्द का उल्टा है। ऑक्सीडेंट का मतलब क्या हुआ कि जो पश्चिम का विश्व है वो बहुत ही प्रगतिवादी है, बहुत ही मॉडर्न है, और ओरिएंटलिज्म पिछड़ा हुआ, उसको आप ऐसे कह सकते हैं। हम लोग उसको प्राच्यवाद भले ही कह रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि प्रगतिवादी पश्चिमी विश्व का विपरीत ध्रुव के रूप में क्या हुआ, ओरिएंट। तो ऑक्सीडेंट का ओरिएंट, इसको समझना इससे ज़्यादा आसान रहेगा कि पश्चिमी जो जनचिंतन था, उन्होंने ओरिएंट शब्द को उस पूर्वी संसार का द्योतक प्रदर्शित किया जिसको पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने या पश्चिम ने जिन पर जाकर के अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया था। और यही वजह थी कि प्राच्यवाद जो है वो दिया ही गया विचारधारा के रूप में पश्चिम द्वारा ही दिया गया है, और पश्चिम को अपनी श्रेष्ठता को प्रमाणित करने के लिए या प्रमाणित करते हुए यह बताया गया कि जो पूर्व का संसार है, यानी जो प्राच्य है, वह एक दुराग्रही, मनमाना और पिछड़ा हुआ सा है। तो ये जो दुराग्रही और मनमाना शब्द है, ये हम एक तरीके से पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के लिए या पश्चिमी विचारकों के लिए या पश्चिमी उपनिवेशवादियों के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उन्होंने प्राच्य के ऊपर या पूर्व के ऊपर जो कुछ भी आरोप लगाए वो ठीक नहीं थे। ऐसे में एडवर्ड सईद ने जो अपनी विचारधारा प्रस्तुत की, उन्होंने ये कहा कि प्राच्यविदों द्वारा ज्ञान की अत्यंत परिष्कृत राजनीति का प्रदर्शन किया गया था, जिसके अंतर्गत केंद्रीय पश्चिमी पूर्वाग्रहों का प्रयोग करके एशिया और मध्य पूर्व की भ्रांत छवियों को बनाया गया, रोमानी छवियों को बनाया गया। और ये कारण क्या था इसके पीछे? कारण था कि जिससे पश्चिम के औपनिवेशिकवाद और साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं को श्रेष्ठ रूप प्रदान किया जा सके। यही वजह थी कि वो पूर्व को नीचा दिखा रहे थे। तो स्वाभाविक सी चीज़ है कि वो यहाँ पर थे, तो अपने जैसा जो चीज़ नहीं होता, अपने जैसी जो चीज़ नहीं होती, अभी आप लोग खुद अपने कल्चर में ही ऐसा समझ जाते हैं कि जब आप अपने चुनार में होते हैं या आसपास होते हैं, तो यहाँ का जो रहन सहन और वो सब, जब आप इलाहाबाद चले जाते हैं, जब आप दिल्ली चले जाते हैं, तो वहाँ का जो रहन सहन है, चीज़ें हैं, वो आप पश्चिम उसको कहते हैं। अब अपने से सोच लीजिए कि आप ऐसे कहते हैं कि पश्चिम में ये चीज़ें होता है, तो आपका पश्चिम तो वही हुआ ना, आपका पश्चिम कानपुर हुआ, दिल्ली हुआ, ऐसी जगहें हुई, गुड़गांव हुआ। वहाँ की संस्कृति वाले व्यक्ति अगर आपके यहाँ आएँ और आपके रहन सहन और जीवन जीने की कला को देखें, तो वो एक तरीके से उनके मन में आता है कि अरे ये लोग तो थोड़ा बैकवर्ड है। पिछड़ा मतलब बैकवर्ड मतलब जाति ओबीसी नहीं, बैकवर्ड का मतलब कि जो मुख्य विचारधारा में नहीं आ पाते हैं। इसको इस तरीके से समझना आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। तो प्राच्यवाद एक तरीके से उत्तर औपनिवेशिक सिद्धांत के आधारभूत प्रतिपादक सिद्धांतों में से एक है।
उत्तर औपनिवेशिक काल में ही यह सिद्धांत आया, जब विचारकों ने यह देखा कि पश्चिम ने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए अपनी लाइन लंबी नहीं की, बल्कि हमारी लाइन को, पूर्व की लाइन को, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, मध्य पूर्व, इन सभी जगहों की संस्कृति और कला को उन्होंने नीचा दिखाया। पहले तो इसका अध्ययन इस हिसाब से किया गया था कि लेखक और कलाकार और रचनाकार ही बताते थे कि पूर्व की संस्कृति का अध्ययन कर रहे थे, तो नई नई चीज़ों का अध्ययन करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी में बहुत सारे यूरोपीय साहित्यकारों और कलाकारों ने ढेर सारी अफ्रीका और एशिया की यात्रा की, और उन्होंने एक प्रकार से यहाँ की पूरी संस्कृति को अपनी रचनाओं में लाया, और ला करके उसको ओरिएंटल स्टडीज़ के नाम से जाना। कुछ कुछ विश्वविद्यालयों में भी ओरिएंटल करके संकाय भी खोले, क्योंकि भाई उस ज़माने में चीज़ें खोली जा रही थी, तो जो हमारा पढ़ना था उसको हम पॉजिटिव एटीट्यूड से ले रहे थे, लेकिन उसको विदेशी या अंग्रेज नेगेटिव एटीट्यूड से ले रहे थे। लॉर्ड बायरन ने 1812 में ही पहली बार ओरिएंटल स्टडी शब्द का प्रयोग किया था, और ये एडवर्ड सईद ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कंपैरेटिव स्टडी करते हुए यह देखा कि नस्लवादी प्रभाव वाले रचनाकार अर्नस्ट नैनन का जब उन्होंने अध्ययन किया एडवर्ड सईद ने, तो उन्होंने इसका प्रयोग एक नस्लवादी प्रभाव युक्त अवधारणा के रूप में किया, और 1968 में उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की ओरिएंटलिज्म, और उसमें इन्होंने उस पूरे कॉन्सेप्ट को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया। और इसमें अपने इस अध्ययन में इन्होंने अरब और इस्लामी सभ्यता के संदर्भ में भी प्राच्यवाद के शब्द को यूज़ किया और उसका विश्लेषण किया, और साम्राज्यवाद और प्राच्यवाद के घनिष्ठ संबंधों को भी उन्होंने बताने की कोशिश की कि अगर शायद उपनिवेशवाद न रहता, शायद उपनिवेश न रहता अगर पश्चिमी राजनीतिक पश्चिम का, तो इतना हेट्रेड की दृष्टि से, इतना घृणा की दृष्टि से वो शायद इन सभ्यताओं को नहीं देखते कि ये लोग पिछड़े हुए हैं और हम लोग इनके ऊपर अपना कब्जा बनाए रख सकते हैं, या हम इनके ऊपर अपना राज्य कर सकते हैं। तो ऐसे में इन दोनों का परस्पर संबंध एडवर्ड सईद ने देखा, और साथ ही साथ उन्होंने एक प्राच्यवाद की जो अवधारणा प्रस्तुत की वो विभिन्न विभागों में पढ़ाई जाती है, चाहे वो इतिहास लेखन हो, संस्कृति अध्ययन हो, साहित्य सिद्धांत हो, इन सब में भी वो फिर से यूरो केंद्रित का प्रतिरोध करने वाली विचारधारा के रूप में प्राच्यवाद का प्रयोग किया गया। प्राच्यवाद का बेसिकली मानना है कि यूरोपीय विद्वानों और अनुसंधानकर्ताओं ने जो अफ्रीका, एशिया और मध्य पूर्व की रचना की, वो यथार्थ पर आधारित न होकर कुछ पूर्व निर्धारित रूढ़ियों पर आधारित हैं, और यूरोपीय कलाकारों का चित्रण सभी पूर्वी समाजों को तर्क बुद्धि से वंचित और दुर्बल एवं नारीवादी रूप में दर्शाता है। उनका ये मानना है कि बेकार हैं ये लोग, ऐसे दर्शाता है, जबकि पश्चिमी संदर्भों को वो बुद्धिसंगत, बलवान और गौरवपूर्णता के साथ चित्रित करते हैं। यह बिल्कुल दुराग्रह है, यह पश्चिम का दुराग्रह है, और यह दुराग्रह केवल पश्चिमी विद्वत्ता में रच बस नहीं गया है, बल्कि साम्राज्यवादी प्रभुत्व के अंतर्गत बहुत सारे पूर्वी विद्वानों ने भी इसको सहज रूप में स्वीकार कर लिया कि हम पिछड़े हैं, हमारी सभ्यताएं पिछड़ी हैं, हमारी संस्कृतियां पिछड़ी हुई हैं। और यही वजह थी कि अधिकांश जो पश्चिमी और पूर्वी प्रेक्षक थे वो ये देख नहीं पा रहे थे कि ये गलत है, और उसको उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। और इसमें क्या हुआ कि इसमें पश्चिमी सभ्यता की प्रत्येक वस्तु शीर्ष स्थान पे आ गई, अच्छी हो गई, चाहे वो क्रिया हो, विचार हो, अवधारणा हो, उसे वैश्विक और वैज्ञानिक हिसाब से देखा जाने लगा, जबकि प्राच्य और प्राच्य अफ्रीकी और पूर्वी वैचारिकता को असंगत, अभौतिक, रूढ़िवादी मानकर छोड़ दिया जाता है और माना जाता है कि ये ठीक नहीं। तो
एडवर्ड सईद की जो विचारधारा है उसको बहुत आसान शब्दों में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि पश्चिम का जो राजनीतिक चिंतन है, पश्चिम द्वारा जो उपनिवेशवाद के अंतर्गत विभिन्न एशियाई देशों में, मध्य पूर्व के देशों में जो अपना प्रभुत्व स्थापित किया गया, वहाँ उन्हें एक कॉम्प्लेक्स के तहत देखा गया, चाहे वह संस्कृति की दृष्टि से हो, चाहे वह विचारधारा की दृष्टि से हो, उनको नीचा दिखाने का और उनके लिए शब्द गढ़ा गया प्राच्यवाद, ओरिएंटलिज्म शब्द उनके लिए गढ़ा गया, जिसको बाद में विचारकों ने यह माना कि यह शब्द स्वीकार करने लायक नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी संस्कृति, हमारी विचारधाराएं, हमारे चिंतन को श्रेष्ठता के माध्यम से न देख करके, श्रेष्ठ न समझ करके उनको थोड़ा पिछड़ा हुआ माना गया है। तो इसलिए प्राच्यवाद की अवधारणा अगर हम कहें, अगर हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का परिचय दें, तब ये ज़्यादा अच्छे ढंग से चीज़ों को हम समझ पाएंगे, क्योंकि विभिन्न समाज विज्ञानों के साथ ही साथ तुलनात्मक साहित्य भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चाहे वो फूको की सत्ता और ज्ञान के अंतः संबंधों के साथ साथ ग्रामशी की वर्चस्व की अवधारणा ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जिस उसकी बात वह अधिनायक तंत्र की बात करता था, अभिभावक तंत्र की बात करता था, ग्रामशी वह अभिभावक तंत्र अपने आप को श्रेष्ठ बनाने के लिए ही था। और इस संदर्भ में चाहे वो निकोलस डिर्क हों या रोनाल्ड इंडेन हों, ऐसे समाज विज्ञानी भी सामने आए हैं। हामिशा दुबोशी, गायत्री चक्रवर्ती और स्पिवाक जैसे साहित्यकार भी प्राच्यवादी रचनाओं से बहुत प्रभावित हुए हैं, और उनका मानना है कि हाँ, हम पिछड़े हैं, हमारे अंदर सभ्यता और संस्कृति नहीं है उतनी जैसी कि पश्चिम में है। पश्चिम वाले एक मॉडल है। प्राच्यवादी राजनीतिक चिंतन या प्राच्यवादी विचारधारा के प्रभाव भी खूब दिखे प्रभाव इसके, क्योंकि 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान उपनिवेशवादी देशों ने, चाहे वो ब्रिटेन रहे हों, फ्रांस रहे हों, पुर्तगाल रहे हों या जर्मनी रहे हों, इन्होंने दुनिया के विभिन्न देशों में अपने उपनिवेश स्थापित किए, और इस प्रक्रिया में उपनिवेशवादी इन देशों की संस्कृतियों के संपर्क में आए जिससे वे जानते ही नहीं थे, क्योंकि जब वो आपके यहाँ उपनिवेश स्थापित किए तो यहाँ के कल्चर के विषय में उनको क्या ज्ञान था, और इस पर अपना प्रभुत्व बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि ये पिछड़ा है, बिना ये सोचे समझे उसके बारे में विचार रख दिया, क्योंकि अनभिज्ञता भी दिखाना जरूरी था, क्योंकि आर्थिक और राजनीतिक हितों की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ भी नहीं रह सकते थे तो अनभिज्ञ, लेकिन बहुत ज़्यादा अनभिज्ञ नहीं रह सकते थे, क्योंकि तभी उसके अंदर घुस करके वो अपनी सत्ता को, अपने प्रभुत्व को लंबे समय तक बरकरार रख पाते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि एक तरफ इन देशों के संस्कृतियों की जानकारी रखने का शुरू की, और दूसरी तरफ जो स्थानीय संस्कृतियां थीं, इनकी तुलना में अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए विभिन्न योजनाओं पर, विभिन्न प्लान्स पर काम करना इन लोगों ने शुरू किया। तो ऐसे में जब प्राच्यवाद ने समाज को प्रभावित भी किया, प्राच्यवाद का नकारात्मक प्रभाव भी सामने दिखा, क्योंकि पहला अगर हम नकारात्मक प्रभाव पर ही चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि भारत सहित विभिन्न जो उपनिवेश झेल रहे या परतंत्रता झेल रहे जो राष्ट्र थे, इन लोगों ने अपने यहाँ क्या किया कि ऐसी कि पूर्वी दुनिया के जो और भी देश थे, वो साहित्य, कला और दर्शन का जो उनका प्रचार प्रसार था वो कमज़ोर हुआ, क्योंकि स्वतंत्रता पूर्व भारत और अंग्रेज़ों के आधिपत्य के अधिकांश देशों के साहित्यकार, दार्शनिकों को जो वैश्विक मान सम्मान कम मिला, साथ ही साथ उनको पुनरुत्थान से भी या उनके पुरस्कारों से भी उनको वंचित रखा गया। कहाँ कोई आपने देखा नोबेल या ये सब पुरस्कार कहाँ पश्चिम पूर्वी देशों की चीज़ों को मिल जाते थे। इवन मिस वर्ल्ड एंड मिस यूनिवर्स जैसे कॉम्पिटिशन्स में भी एक तरीके से भेदभाव किया जाता था। साथ ही इस अवधारणा का प्रयोग करके अपने देश के या उपनिवेशवादियों ने अपने देश की शिक्षा प्रणाली को ज़्यादा श्रेष्ठ सिद्ध किया, और जो उपनिवेशवादी देश थे, जो उपनिवेश का शिकार देश थे, उनकी शिक्षा प्रणाली को भी उन्होंने कुछ नहीं समझा, और उसकी जगह नई शिक्षा नीति या अंग्रेजों, लॉर्ड मैकाले ने, इन लोगों ने अपनी शिक्षा नीति दे दी,
इसलिए नहीं दिया था, इसलिए दिया कि ये इनकी शिक्षा नीति बहुत ही पुरानी है, पिछड़ी है, पोंगापंथी है, बस सब ये पढ़ते हैं। आपके अगर हम भारत के संदर्भ को ले लें तो हम कह सकते हैं कि जो 6 दर्शनों की बात कही गई है, वो दर्शन आज की डेट में पूरा विश्व उसका अध्ययन कर रहा है। एकदम प्राचीन रूप से वो चीज़ें हमारे पास हैं। हमारे बच्चों से, आप लोगों से कहा नहीं जाता, भाई अगर आपका है तो आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपका है तो आप पहले कैसे बताते। हम एक इस प्रकार से उपनिवेश का शिकार थे जहाँ पर हमारी ही चीज़ को नीचा दिखाया जा रहा था, हमारी ही चीज़ को गलत साबित किया जा रहा था। तो ऐसे में इस विचारधारा का ही प्रभाव था कि स्वतंत्रता से पूर्व अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया गया और अंग्रेजी कल्चर को मानने वाला, उसको श्रेष्ठ मानने वाला एक ऐसा वर्ग बन गया जिसने भारत के परंपरागत तरीकों को छोड़ करके अंग्रेजी तरीकों को ही श्रेष्ठ मानने लगा। पैंट शर्ट पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, बग्गी पर घूमना, विभिन्न तरीके से चीज़ें हैं। इससे छोटा उदाहरण ही कुर्ता धोती पिछड़ा है, शिखा रखना पिछड़ा है। ये सब चीज़ें जो सामने दिखाई पड़ी, उसके पीछे कारण यही था कि अंग्रेज़ तो अंग्रेज, बहुत सारे ऐसे उपनिवेशवाद का शिकार हुए देशों के जो युवा थे, जो नागरिक थे, उनके अंदर भी यह भावना आ गई धीरे धीरे कि हमारा लगता है पिछड़ा है, हम उनका वाला स्वीकार कर लेंगे तो हम ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाएंगे। और ऐसा करने से क्या हुआ कि भारत जैसे देशों में बड़ी संख्या में लोग धर्म परिवर्तन भी किए और अंग्रेजी संस्कृति के उपासक भी बन गए। और इसमें ये जो घटना हुई, इससे भारतीयों में एक भ्रमवश यह मानना शुरू कर दिया कि भारतीय दर्शन केवल अवैज्ञानिक उपासनाएं हैं, उसमें भारतीय दर्शन का कोई सेंस नहीं है, जबकि पश्चिम साहित्य ही वैज्ञानिक है। हम लोग ऐसे नहीं कहते, इवन हमारे अंदर यह भी भावना आ जाती है कुछ कलर्स को देख के, यह इंग्लिश कलर है, यह इंग्लिश कलर है। और यह जो अगर कोई उनकी भाषा, उनके विचारों या उनको ज़्यादा अपनाता है तो वो लोग बड़े ही मॉडर्न हैं, वो सिर्फ अंग्रेजी ही बोलते हैं, अंग्रेजी ही करते हैं। देखो उनके घर में किस तरीके से चीज़ें, उनके घर में बार है, ऐसी ऐसी चीज़ें क्यों, कहाँ से आई ये चीज़ें वस्तुतः उन भारतीयों पर उन पश्चिमी विचारधाराओं का प्रभाव ही था जिन्होंने अपने दर्शन को, अपनी संस्कृति को, अपनी चीज़ों को मॉडर्न कहा और हमारी चीज़ों को उन्होंने प्राच्य कहा, ओरिएंटल कहा। लेकिन एक बात और है कि इस प्राच्यवाद का, इस ओरिएंटलिज्म का एक सकारात्मक प्रभाव भी हुआ, क्योंकि जब उपनिवेशवादियों ने स्थानीय संस्कृति के विषय में जब अपनी खोज प्रारंभ की तो ऐसे में क्या हुआ कि उनका एक प्रयास किया गया कि औपनिवेशिक देशों की संस्कृतियों का एकत्रीकरण किया जाए और उनका सुव्यवस्थित अध्ययन हो। और इसके परिणाम स्वरूप भारत जैसे देश में ये आप देखें तो कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से अध्ययन आरंभ हुआ। शोधकर्ताओं ने वेद, पुराण, स्मृतियों, उपनिषदों, बौद्ध एवं जैन साहित्य के अध्ययन के साथ साथ ढेर सारी लिपियों, कल्चर्स, विभिन्न सभ्यताओं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आदि का अध्ययन प्रारंभ किया। इससे क्या हुआ कि भारत के राजनैतिक इतिहास लेखन को, एक सामाजिक राजनैतिक ऐतिहासिक लेखन को एक नई दिशा प्राप्त हुई। अगर हम 1794 से 1815 तक की बात करें तो एशियाटिक सोसाइटी के सचिव एडी कोलब्रुक का यह कथन महत्वपूर्ण है कि मैं ऐसी प्रवृत्तियों का न तो स्वागत करता हूँ न ही प्रोत्साहित करता हूँ जो इतिहास लेखन को केवल भारत पर शक्तिशाली ढंग से राज्य करने वाले सम्राटों तक सीमित कर देते हैं, क्योंकि विभिन्न कालखंडों में होने वाले युद्ध और उनके प्रभाव को समझने का प्रयास पर्याप्त नहीं है। अच्छा होगा कि भारत के प्राचीन लेखकों की कृतियों के परिश्रम पूर्वक अध्ययन की दिशा में प्रयत्न किए जाएं, और ऐसा हुआ भी। इससे भारत के विभिन्न कालखंडों में जो भी प्रयास पर आधारित सिद्धांत, दर्शन या आचार विचार थे, उनको अध्ययन करने में, उनको समझने में सफलता मिलेगी, ऐसा एशियाटिक सोसाइटी के अध्यक्ष ने कहा। इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे पाश्चात्य विद्वानों ने भारतीय दर्शन को पढ़ा और उस पर अपने अपने ढंग से टिप्पणियाँ की। बहुत सारे लोगों का तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा, जैसे नेथोलियन हॉलडेड ने कोड ऑफ जेंटुस लॉ के नाम से 1776 में मनुस्मृति का अनुवाद किया।
और चार्ल्स डिकेंस ने 1785 में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद किया और कोलब्रुक ने 1798 में हिंदू शास्त्रीय कानूनों पर आधारित एक डाइजेस्ट का प्रकाशन कराया। साथ ही साथ भागवत पुराण, शिव पुराण, महाभारत आदि का कुछ अंशों का भी अनुवाद किया। इससे इन जो व्यवस्थित प्रयास हुए किसी भी देश की संस्कृति को समझने का, इससे एक ऐतिहासिक दृष्टि का प्रभाव भारत में 19वीं सदी में आरंभ हुए हिंदी, बंगाली, मराठी भाषाई क्षेत्रों के नवजागरण पर भी हुआ, सुधारवादी आंदोलनों पर भी हुआ, जिससे भारत में नवचेतना का उदय हुआ और इस आधार पर ही बाद में स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि नए नए जो यंगस्टर्स थे उन्होंने जब भारतीय धर्म, दर्शन, संस्कृति ये सब पढ़ा तो उससे बहुत प्रेरित भी हुए। शायद वो ऐसे ना पढ़ते, शायद इस पर एक अलग जगह दी गई थी पश्चिम के चिंतन द्वारा, क्योंकि स्थानीय संस्कृति को समझे बिना नहीं होता। जैसे हम आज की डेट में बात करें, आज आप फिर से चले जाइए इस युग में, ग्लोबलाइजेशन के युग में, जहाँ यह माना जाता है कि बाजार को डिनाई करना किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इसलिए भारत एक बड़े बाजार के रूप में आपने देखा, चाहे जो भी अमेजन से लेकर के जो भी मार्केटिंग कंपनियां हमारे यहाँ हैं, वो सब आपसे हिंदी में, आपकी भाषा में, स्थानीय भाषा में एक साथ 12 भाषाओं में बात करने के लिए तैयार है। उसके पीछे कारण है कि आपके असली सोच को वो समझ पाएँ। वो अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं और उसका लाभ जो है हमें हो रहा है। उपर्युक्त अगर हम जो जितनी आपसे चिंतन किया, हम लोगों ने चर्चा की, उससे ये कह सकते हैं कि प्राच्यवाद की अवधारणा या ओरिएंटलिज्म की अवधारणा का विकास पश्चिम के उपनिवेशवादियों ने अपने सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए किया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी संस्कृति की तुलना में पश्चिमी संस्कृति की श्रेष्ठता सिद्ध करना था। इसके बावजूद भारत सहित पूर्वी देशों की जनता ने इसका उपयोग अपने फ़ायदे के लिए किया। अपनी संस्कृति, अपनी कला, अपने साहित्य का अध्ययन करने के लिए उनके पास एक पक्ष उपस्थित हो गया। ये जो मैंने अभी रिकॉर्ड किया है, इसको बहुत अच्छे ढंग से 3 बार 5 बार ऐसे आप पढ़िए और परीक्षा में प्रश्न आता है इसके संबंध में तो जवाब दीजिए।